नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN टीवी। बस्ती में आज कुछ लोग हमारे चुनिंदा मेहमान हैं जो यहाँ स्टूडियो में हैं और उनसे आज बात करना चाहेंगे इस बस्ती की धरा पे कैसे किस प्रकार से सिस्टम का चलन है उसके बारे में, यहाँ के दुश्वारियों के बारे में और क्या बस्ती में बस्ती नेता विहीन हो चुका है इसके बारे में, सिस्टम कहां जा रहा है, बस्ती की व्यवस्था वाकई में पटरी से उतर गई है, बस्ती का क्या होगा इसके बारे में। राजा की भूमिका अदा कर रहा हो, उसको नहीं लगता कि वो लोक सेवक है, उसको लगता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। और जब ये हालात हो जाते हैं तो जनता में चिंगारी फैलती है और आक्रोश पनपते हुए बस्ती ने भी देखा है। आने वाले दिन में निकट भविष्य में आपको और भी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है संजय जी, क्योंकि शुक्ला जी ने बहुत सारी बातें कही बस्ती को लेके मेरा आपसे भी सेम सवाल वही चीज रहेगा। आप अपने नजरिए से बस्ती को किस तरीके से देख रहे हैं और अभी के हालात जो बस्ती के बने हुए हैं इसमें किसकी भूमिका अहम हो रही है कि इस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए भैया, शुक्ला जी ने तो गागर में सागर भर दिया। कहने के लिए तो मुझे खोजना पड़ेगा कि मैं क्या कहूँ, फिर भी मैं शुरू करना चाहता हूँ कि बस्ती सदैव उपेक्षित रही, चाहे वीर बहादुर सिंह के समय से लेकर के और आज आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक का। कभी वीर बहादुर सिंह तालाब का पुनर्निर्माण करवा रहे थे, वीर है ना बहादुर है, विरोधियों ने नारा भी लगाया था गोरखपुर का गादुर है, मतलब गोरखपुर में ही सब कुछ वो कार्य कर रहे थे। फिर नारायण दत्त तिवारी, वीर बहादुर सिंह, इन सब लोगों ने जो काम किया, अगर कुछ काम किया गोरखपुर के लिए किया। एकाएक रामलला का अभियान चला, अयोध्या आ गया, कुछ तथाकथित धर्माधिकारियों के हाथ में। आपको मालूम होगा अभी 250 करोड़ रुपए का बिजली का बिल दिया गया है रामलला ट्रस्ट के माध्यम से, इतना बिजली का बिल दिया गया है। अब वो धार्मिक स्थल होकर के ना पर्यटक स्थल हो गया। तो जब दो बड़े लोगों के बीच में एक छोटा व्यक्ति बैठता है ना, तो उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती। वही स्थिति बस्ती की है। मतलब बस्ती बीच में पिस रही है, आपके कहने का मतलब? बस्ती एकदम पिस रही है। और बस्ती के बारे में एक बहुत पुरानी कहावत है, बस्ती में सस्ती है। क्या सस्ती है? आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो आपको सबसे पहले रेड लाइट एरिया मिलेगा, वहां से तो बीजेपी दावा कर रही है द्विवेदी जी की बंद हम कर दिए हैं सब। नहीं, बीजेपी आज भी है क्या? हाँ, बहुत कुछ दावा कर रही है बीजेपी ने, तो दावा इतना बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आपको। मैं बीच बीच में टोक भी दे रहा हूं। 27% लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठा दिया। अब गरीबी रेखा के ऊपर उठने का एक है कि मान लीजिए अभी EWS की श्रेणी में आते हैं वो लोग जिनका वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। अच्छा, अगर प्रति माह का देखा जाए तो 66,000 रुपया लगभग पड़ता है। एक व्यक्ति अगर 66,000 रुपया, एक परिवार 66,000 रुपया अगर पा रहा है तो क्या वह गरीब है? लेकिन कहने के लिए गरीब है। और 66,000 रुपया पाने वाला गरीब है और वहीं पर 27 से 28 रुपया जो ही वो पाता है ऊपर, वह अमीर हो जाता है। गरीबी रेखा ये तो द्विवेदी जी किसी सरकार ने क्राइटेरिया आज तक तय नहीं किया है। नहीं, क्राइटेरिया तय नहीं किया है, ये ठीक है। बहुत से ऐसी समितियां आई जिन्होंने समय समय पर दिया। एक समय आपको याद होगा कि जब ये कहा गया कि चांदनी चौक में 27 रुपए का भरपेट भोजन किया जा सकता है, तो यही भाजपा सरकार जब विरोध में थी तो इन्होंने भरपूर विरोध किया कि 27 रुपए में कौन सा भोजन किया जाता है। आज इनको याद नहीं आ रहा है, आज सस्ता हो गया। आज 27 रुपए किलो इन्हें बर्गर और पिज्जा मिलने लगा। ये वास्तव में प्रारंभ से लेकर आज तक बस्ती उपेक्षित है और ये उपेक्षित तब तक रहेगी जब तक कि यहाँ के लोग जागरूक नहीं होंगे। यहाँ के लोग चरण चुंबक है नेताओं के,
बस्ती जिला में जितना हमने देखा कि युवा नेता, युवा जननायक के पीछे घूम रहे हैं, कोई सपाई है, कोई भाजपाई है, कोई बसपाई है, लेकिन बस केवल पार्टी तक ही वो सीमित हैं। कभी बाहर निकल रहे हैं तो बड़ी गाड़ी से निकल रहे हैं, उनको धक्का तो लग नहीं रहा है। कुछ समय पहले आप संभवतः उसमें सम्मिलित रहे होंगे, जो ये पचपेड़िया मार्ग पर लोगों ने धान बैठाया था उस रोड पर। ऐसे आप निकल जाइए, कितनी जगह पर आप जाएंगे। कहने के लिए तो नितिन गडकरी जी ने तो हाईवे को सही किया, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ने वाली सड़कें हैं उनकी क्या दुर्दशा है, इसे कहा नहीं जा सकता। उन्होंने तो बोला है, मंच से बोला, अपने वीडियो में बना के बोला कि भाई एनएच तो हम देख सकते हैं, लेकिन और जो प्रदेश का एरिया वो तो वही लोग देखेंगे। हाँ, तो प्रदेश का एरिया मान लिया कि प्रदेश का एरिया वो तो देखना चाहिए जिसमें आपकी सरकार है। आपका एक नेता विश्व स्तर पर कह रहा है कि मैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर के और ऐसा सड़क बना रहा हूं जिस पर फाइटर जेट लैंड कर सकता है। लेकिन क्या आपके जो प्रदेश के नेता हैं उनके ऊपर कोई दावेदारी नहीं? और रही बात बस्ती की, हो सकता है कि हम भटक रहे हो, अब बस्ती बहुत आगे चले जाएंगे। अभी खास करके हम बस्ती की बात कर रहे हैं। बस्ती 5 वर्ष की बिटिया के साथ बलात्कार हो जाता है, दरोगा साहब घुस करके किसी को मार देते हैं। ये आपकी बस्ती की घटना है। वास्तव में फिर वही स्थान आता है कि योगी जी के सरकार में पुलिस पूरी तरह निरंकुश हो चुकी है, क्योंकि इतना अधिक पुलिस को अधिकार दे दिया गया है कि जो ठाए ठाए करते हुए, गोली खत्म हो जाने के बाद जो ठाए ठाए करते हुए, आवाज निकालते हुए दस्युओं से लड़ते हैं, उनकी इतनी अचूक गोली की केवल पैर पर लगता है। लोग कहेंगे कि मैं विरोध कर रहा हूं, विरोध नहीं कर रहा हूं, यह निरंकुशता की पराकाष्ठा है पुलिस। और जितना अधिकार पुलिस को दिया जाएगा वो उतना अधिक निरंकुश कार्य करेगी। आप कहीं भी देखिए, हमारे ही साथ ऐसा हुआ। उस समय एसपी साहब कोई और थे, बैठाया किसी दोषी को, कोई और था, बैठाया कोई और गया। मैं रुधौली में सार्वजनिक रूप से जब विरोध करने लगा तो एसपी साहब ने कहा, जानते नहीं मैं कौन हूँ। अपनी बात बता रहे हैं आप? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जानते नहीं मैं कौन हूँ, बस्ती एसपी ने कहा था। बस्ती एसपी, क्योंकि वो जुड़े हुए थे मठाधीश से और वो हरिशंकर तिवारी के विरुद्ध उन्होंने कार्रवाई की थी। तो इसका मतलब कि मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। हमें कहना पड़ा कि जानता हूं आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, बहुत कुछ है। तो शासन प्रशासन और यहाँ तक कि हम ही, आप अभी एक बच्चे को हम ले करके गए थे, बड़े अस्पताल में भर्ती कराए, लोग उसका केवल वीडियो बना रहे थे, ये नहीं पूछ रहे थे कि उसकी समस्या क्या है। तो हमें भी गलती है, हम चुप हैं, हम मौन हैं। कुछ मूर्धन्य विद्वान अगर बोलते भी हैं तो दूसरा आकर कहता है तुम्हारी क्या पड़ी हुई है इसमें, क्योंकि ये हमारे हैं, ये हमारे करीब भी हैं, तुम इनको बोल रहे हो तो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हो। अगर सत्य बोल दिया जाए तो तुम भाजपा के खिलाफ बोल रहे हो। अच्छा, एक चीज पूछ लेता हूँ आपको रोक के। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आएगी कि बस्ती को थोड़ा सा कुछ आप लोगों के कथना अनुसार कुछ ऊपर उठा सकती हो? देखिए, अगर अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, तो आज का लोकतंत्र मूर्खों का मूर्खों के लिए, मूर्खों के द्वारा चुनी गई सरकार है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। नहीं, बड़ी बात नहीं है, सत्य बता रहा हूँ। जब हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सड़क खराब है सरकार को दोष देते हैं, सक्षम अधिकारी को दोष देते हैं, लेकिन जब हमें चुनना होता है तो हम किसको चुनते हैं? तिरक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, कभी इनके खिलाफ खड़े होने वाले लोग हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, पत्तल की तरह बह गए, मिली मिलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और भी अनुचित बात कहने वाले जब परशुराम की मूर्ति लगाते हैं तो हम बह जाते हैं। हम ब्राह्मण वर्ग की ही बात करते हैं, जो सबसे मूर्धन्य माना जाता था, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता था, जो मार्गदर्शक था।
अभी मैं जल्दी आप लोगों के सामने ला रहा हूँ कि ये जो भीमटे हैं, भीमटे का मतलब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो 22 शपथ ग्रहण किए थे, इन भीमटों ने क्या दिखाया है कि एक रिंग में राम जी के साथ भीमराव अंबेडकर लड़ रहे हैं और राम जी को पटक पटक के मार रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं? अगर मैं कुछ कह दूंगा तो मैं SC/ST एक्ट के तहत आ जाऊंगा, और वो हरामखोर कुछ भी कहें हमारे प्रभु को तो उनके लिए स्वतंत्रता, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उन पर अनुच्छेद 19 लागू होता है, मुझ पर क्यों नहीं? तो ये सारा सिस्टम का दोष है। सिस्टम का दोष नहीं है। हमने तो ये चाहिए, मैं जो जहां तक चाहता हूं कि संविधान को फिर से एक नए सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा अगर अश्विनी उपाध्याय जी लेकर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, कहता है पहले तुम्हें हाई कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन जो ही मुसलमानों का मुद्दा होता है, सुप्रीम कोर्ट स्वयं स्वीकार कर लेती है। ऐसी क्या बात है? कौन सा ऐसा चुन्ना काटा है महामहिम को कि वो जब हिंदुओं की बात आती है तो बैठ नहीं पाते, और कौन सा ऐसा चुंबक है कि बैठ जाते हैं वहां पर? बहुत करेंगे महामहिम। मैं तो सुप्रीम कोर्ट को मैं सुप्रीम कोर्ट कहता हूँ, बहुत करेंगे हमारे खिलाफ, लाइए आप, हमें बंद कीजिए। अवमानना अगर आप करना चाहते हैं, इसमें आपके चैनल का कोई नहीं है, मेरा व्यक्तिगत राय है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और सिविल कोर्ट तक सब भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं, और इतने भ्रष्ट हैं कि ये केवल भाई भतीजा कोलिजियम सिस्टम क्यों नहीं हटा रहे हैं? क्योंकि दामाद आएगा, भतीजा आएगा, ये अपने मनमानी करेंगे। बोरा भर रुपया मिला, क्या किया गया? इतना बड़ा दंड दिया गया कि जिस स्थान से स्थानांतरित होकर के वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा था, उसी जज को इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया। अरे भाई, तो इस तरह तो बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर आपकी बातों को अगर जितना हम समझ पा रहे हैं, हाँ, द्विवेदी जी, इतना हम समझ पा रहे हैं या जो भी दर्शक देख रहे हैं, मतलब पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। आप कहीं भी एक जगह ऐसे नहीं देख सकते हैं जहां पे भ्रष्टाचार का बू नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें आप बता तो रहे हैं, लेकिन एक चीज और बता दीजिए कि ये सही कैसे होगा, इसका एक तरीका कोई हो जो लोग बाग भी सुनना चाहें। देखिए, ये इसका डार्विन का एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति की उत्तरजीविता का सिद्धांत है। प्रकृति उसे ही वर्ण करती है जो सरवाइव कर जाता है। एक समय ऐसा आएगा, ज्यादा दिन नहीं, बहुत जल्दी आने वाला है, कि उनको खड़ा होना ही पड़ेगा। जो लोग आज चुप के बैठे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा काम पत्रकार महोदय अमर मिश्रा जी करेंगे, या शुक्ला जी करेंगे, या संजय करेंगे, या मनमोहन जी करेंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा। जब वहाँ बंगाल में स्त्रियों के स्तन काटे जा रहे हैं, उनको सार्वजनिक रूप से उन 1-2 नहीं, गैंग रेप हो रहा है, फिर भी वो महोदय इसलिए खड़े हुए हैं कि चलिए धीरे धीरे शांत हो जाएगा। कब तक अपने आप को भगाओगे? कब तक अपने आप को बचाओगे? हर स्थान पर, मैं केवल बस्ती का मुद्दा नहीं ले रहा हूँ, मैं दिल्ली से लेकर के और गांव तक का मुद्दा कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आएगा, और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है, कि व्यापक रूप से फिर से मंगल पांडे को निकलना पड़ेगा। नीले कबूतरों को जवाब देना पड़ेगा, जो 22 शपथ खा करके और केवल दिन रात हमारे धर्म को गाली दे रहे हैं, और उसके बाद हम कहें बस्ती में सब समरसता बना रहेगा। बस्ती का प्रशासन क्या कर रहा है? बस्ती के प्रशासन को दिखाइए वो बात, तो वो चुप हो जाते हैं। मैं बस्ती के प्रशासन को 10 साक्ष्य उपलब्ध कराने जा रहा हूँ, आप लोग का भी सहयोग चाहिए, उसके विरुद्ध कार्य करें। नहीं करेंगे तो क्या होगा? अंतोगत्वा तो मुझे उठना ही पड़ेगा। हम परशुराम के वंशज हैं, शास्त्र और शस्त्र दोनों जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मरने के बाद हमारी मृत्यु नहीं होती, हमारा केवल
काया बदलता है, उठाएंगे। बाकी बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन बस्ती के संदर्भ में कहूंगा कि बस्ती ही नहीं, अमूमन पूरे उत्तर प्रदेश की वही स्थिति है। बस लोगों के मन में ये है कि बाबा आए हैं, बाबा आए हैं, बाबा हमको बचाएंगे। बाबा किसी को नहीं बचाने वाले हैं, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। स्वयं करनी पड़ेगी। मतलब आपको अगर कुछ चाहिए, या सरकार हो या सत्ता या विपक्ष, अगर आपको कुछ चाहिए, सिस्टम से आपको लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। यही कहना चाह रहे हैं, अगर हम समझ पा रहे हैं। हाँ, बस यही, लड़ना ही पड़ेगा। और बाकी किसी प्रशासन को केवल वो दे करके हम अपने कर्तव्यों की इतश्री नहीं कर सकते। हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हम कितना उठा रहे हैं बात को, हम कितना जागरूक हैं। अब जैसे मैं पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने देखा कि भीमराव अंबेडकर रामचंद्र जी को पटक पटक के मार रहा है, जबकि भीमराव अंबेडकर के बाप का नाम राम जी था। कोई कह दे कि नहीं था। भीमराव रामजी अंबेडकर, अंबेडकर भी नहीं था। भीमराव रामजी सकपाल, अंबेडकर तो एक ब्राह्मण ने नाम दिया। तुम उसी को लेकर के कोट पहना करके राम जी को रिंग में पटक पटक के दिखा रहे हो, मार रहे हो। ये समरसता आएगी। ये तो कुछ लोगों का काम है, जिसको समाज में घृणा फैलानी होती है। अगर तुच्छ लोगों को नहीं रोका गया तो एक समय ये व्यवस्था बन जाती है। तुच्छ लोगों को सही समय पर नहीं रोका गया तो ये व्यवस्था बन जाती है। मैं आहत हूँ, कोई और देखेगा वो भी आहत होगा, धीरे धीरे प्रतिक्रिया भी होगी। तो यह होगा कि दलित समाज जब वो हमें मार दे तो तब कुछ नहीं आएगा, लेकिन अगर एक मारा गया दलित वाला तो ये होता है दबंगों ने दलित समाज के लोगों को मारा। इसी तरह अगर मुस्लिम आक्रमण कर रहे हैं तो वहां ये होता है कि एक विशेष वर्ग ने, अगर हिंदू कहीं किसी को मार दिया तो हिंदू ने मुसलमान को मारा। ये मीडिया की भी बहुत बड़ी गलती है। तो सर्वत्र व्याप्त है, वही है कि हर साग पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, अब उल्लुओं को सीधे रास्ते पर ले आना है, और कैसे लाएंगे वो तो समय बताएगा। खैर, अब हम लोगों के बीच में अभी मनमोहन भी हैं, और मनमोहन त्रिपाठी को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।